ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सौरभ और संगीता की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनकी शादी सिर्फ उनके माँ बाप की वजह से हुई थी। उन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। सौरभ रोज सुबह उठता और अपना ब्रेकफास्ट खुद ही तैयार करके खुद ही खा के चला जाता अपने ऑफिस की तरफ, और रात को भी वो घर आता तो खुद ही खाना बनाता और खुद ही खा के सो जाता। वो दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे से एकदम दूर दूर रहते थे। कई दिन बीत गए और दोनों के बीच यही सब चलता रहा। दूरियां खत्म नहीं हुई और बढ़ती गई। एक रात सौरभ अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से उसे संगीता के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। और जब सौरभ ने वो आवाज़ें सुनी तब वो उठा और संगीता के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो संगीता के रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसने संगीता के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और संगीता के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही वो तुरंत कमरे के अंदर घुसा और उसने कमरे के अंदर देखा तो संगीता सोई हुई थी। लेकिन अगर संगीता सोई हुई है तो ये चिल्लाने की आवाज़ आई कैसे? सौरभ ने संगीता को उठाया और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम चिल्लाई थी क्या? जिसके जवाब में संगीता ने ना में सर हिलाया। और फिर सौरभ को लगा कि शायद ये उसका वहम है और वो वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में जब वो सो रहा था तब उसे वापस से संगीता के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वो फिर से संगीता के कमरे में गया, लेकिन उसने देखा कि वो अभी भी आराम से सो रही है। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सौरभ वापस से अपने कमरे में चला गया और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी जो नींद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि चलो टीवी देख लिया जाए, और उसने टीवी ऑन कर लिया और टीवी में एक शो को देखने लगा। उसे वो शो पसंद नहीं आया और चैनल चेंज करने लगा। और चैनल चेंज करते करते वो एक अलग ही चैनल पे पहुंच गया। उसने देखा कि उस चैनल में एक जिन है और वो जिन कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहा है। सौरभ ने सोचा कि यही शो देख लेते हैं, और सौरभ ने रिमोट को बगल में रख दिया और शो को देखने लगा। उस शो के अंदर उस जिन ने सौरभ की तरफ इशारा किया और उसने एक वाइट पेपर पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। और उसने जो लिखा उसे पढ़ के सौरभ की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उस जिन ने उस वाइट पेपर पे लिखा कि संगीता की मौत पक्की है। ये पढ़ के सौरभ को एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वो अपने बेड पे सो रहा था। इसका मतलब वो टीवी देखने का जो पल था वो एक सपना था। सौरभ ने वापस संगीता के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और वापस एक और बार चेक करने के लिए गया। चेक करके उसने देखा कि संगीता सो रही है। और फिर सौरभ वापस से दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में आ गया। सपना बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जिसकी वजह से सौरभ का गला सूख गया था और वो अपने किचन में जाके पानी पीने लगा। जब वो पानी पी रहा था तभी उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी। संगीता सिर्फ मेरी है, अगर उसके पास आने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। सौरभ, जिसने अभी अभी पानी पिया था, ये आवाज़ सुन के उसका गला वापस से सूख गया। उसने आसपास देखा तो फिर किचन पूरा खाली पड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ कैसे कहाँ से आई। सौरभ ने पानी की बोतल को कैप लगाकर
वापस से फ्रिज में रख दिया और कमरे की तरफ चल पड़ा। सुबह हुई और फिर वो अपने ऑफिस में पहुंचा। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसके जो कलीग्स थे, जिसमें से एक सौरभ का काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसने सौरभ से कहा कि उसके घर पे पार्टी है और ये पार्टी फैमिली पार्टी नहीं है, सिर्फ खास दोस्तों वाली पार्टी है। सौरभ ने जब इस पार्टी के बारे में सुना तो वो काफ़ी खुश हुआ। सौरभ ने कहा कि वो ज़रूर आएगा। उसके दोस्त ने बताया कि पार्टी 8 बजे शुरू होगी, तो फिर जितना हो सके उतना जल्दी तू वहाँ पर आ जाइए। सौरभ ने हाँ में सर हिलाया और देखते ही देखते शाम हुई। 5:30 बजे सौरभ की छुट्टी हो गई और वो अपने घर पहुँच गया और फिर कपड़े वगैरह रेडी करने लगा। पार्टी में उसे क्या पहनना है, सौरभ यही सोच रहा था और काफ़ी सोचने के बाद उसने एक आउटफिट को अपने लिए सेलेक्ट किया और उस आउटफिट को पहन के परफ्यूम वगैरह लगाकर रेडी हो गया पार्टी के लिए। और फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो फिर 6:30 बज चुके थे और उसने सोचा कि अब चल लेते हैं, वहाँ जाकर मज़े करने हैं। जब संगीता ने सौरभ को इतना तैयार होकर बाहर जाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में सौरभ ने संगीता की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें क्या मतलब है मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संगीता को ये बात बुरी लग गई और वो मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गई। सौरभ पार्टी में पहुंचा और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा और वो रात के 12 बजे तक पार्टी करता रहा। पार्टी में उसने पी ली और पीने के बाद वो नशे में हो गया। नशे में जब वो पूरी तरह से धुत हो गया तो फिर सौरभ के दोस्त ने सोचा कि सौरभ घर तक सेफली नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सौरभ का दोस्त खुद सौरभ को घर छोड़ने के लिए आया और उसको घर छोड़ने के बाद वहाँ से चला गया। सौरभ नशे में था और उसने संगीता को देखा। जब संगीता ने सौरभ को नशे में देखा तो संगीता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कर सकती थी। सौरभ ने संगीता को देखा और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और नशे में ही पूछने लगा कि रात को तुम बार बार चिल्ला क्यों रही थी। संगीता को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने कहा कि उसने रात में एक बार भी नहीं चिल्लाया, तुम्हें कोई वहम हुआ था। नशे में सौरभ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो संगीता की तरफ कदम बढ़ाने लगा और नशे में ही संगीता के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। संगीता उसे रोकती भी तो किस मुंह से रोकती, शादी हुई थी। सौरभ अपनी मनमर्जी कर ही रहा था। तभी अचानक से संगीता बेहोश हो गई और सौरभ के कानों में वही आवाज़ सुनाई दी, मैंने कहा था ना संगीता से दूर रहना, लेकिन तुझे शायद समझ नहीं आता। सौरभ नशे में था, लेकिन जब उसने ये आवाज़ सुनी तो फिर उसका नशा थोड़ा कम हुआ और वो संगीता से दूर हट गया और उसने संगीता को देखा तो संगीता की आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी और वो सौरभ को देखकर गुर्रा रही थी और गुर्राते हुए ही उसने सौरभ से कहा कि संगीता सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा उसे कोई छू नहीं सकता। अगर इसके पास आने की कोशिश की तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे ऐसी जगह भाग कराऊंगा जिसके बाद तेरा कोई पता नहीं लगा पाएगा। सौरभ नशे में था और सौरभ को ये सब सिर्फ एक सपने की तरह लग रहा था। वो वहीं पर गिर गया और सो गया। सुबह उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वो अपने रूम के बेड पर है। सौरभ उठा, उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़ के बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। उसने घड़ी को देखा तो ऑफिस जाने में अभी टाइम था, तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो वापस से टीवी देखने लगा।
और वो जब टीवी देख रहा था, सौरभ ने संगीता को देखा तो संगीता की बॉडी पे चोटों के निशान थे। और फिर सौरभ ने संगीता को अपने पास बुलाया। संगीता जब सौरभ के पास आई तब सौरभ ने कहा कि ये तुम्हारे शरीर पे चोटें कैसी लगी हैं? संगीता ने कहा कुछ भी नहीं, बस लग गई, गिर गई थी। सौरभ को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सौरभ उठा और संगीता को देखने लगा। फिर सौरभ ने देखा कि चोट सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगह है। संगीता के प्राइवेट जगहों पे भी चोटों के निशान थे। और सौरभ ने जब चोटों के निशान को देखा तो उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने कहा कि ये सारी चोटें कैसे लग सकती हैं? हाँ, वो भी प्राइवेट ऐसी जगहों पर। उसके बाद संगीता ने सौरभ को बताया कि रात में सौरभ ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। जब सौरभ ने ये बात सुनी तो उसका सर शर्म से नीचे झुक गया और उसने कहा कि सॉरी, नशे में था, पता नहीं था क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, माफ़ कर दो। संगीता वहाँ से चली गई, लेकिन सौरभ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच में सौरभ ने ऐसा कुछ किया, क्योंकि नशे की वजह से उसे कुछ इतना याद नहीं था ठीक से। उसने सोचा कि शायद हाँ, हुआ होगा ऐसा कुछ। नशे में इंसान क्या करता है उसे खुद ही पता नहीं चलता। तो सौरभ ने इस बात को इग्नोर किया। वो अपने ऑफिस गया और काम करके शाम को वापस आया और अपने कमरे में वापस से सोने लगा। जब वो सो रहा था तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम का कोई टैप ओपन था और सौरभ ने जब ये आवाज़ सुनी तब वो अपने बाथरूम की तरफ बढ़ा और बाथरूम का दरवाज़ा जब उसने खोला तो उसने देखा कि टैप तो सारे बंद है, तो ये पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सौरभ फिर संगीता के रूम में गया और उसने उस रूम में देखा तो संगीता सो रही थी, लेकिन वो पानी गिरने की आवाज़ उसी के बाथरूम से आ रही थी। तब फिर सौरभ ने संगीता के रूम का जो बाथरूम था उसका दरवाज़ा ओपन किया और उसने देखा कि टैप ओपन था। सौरभ ने टैप को बंद किया और संगीता की तरफ देखा तो संगीता सो रही थी। सौरभ को लगा कि शायद टैप बंद करना भूल गई होगी। तभी उसका ध्यान मिरर में गया अचानक से। उसने जब मिरर को देखा तो उसने सोचा क्यों ना मुंह को धो लिया जाए, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। वो अपने मुंह को धोने लगा। जब शीशे में देखा तो उसने देखा कि खून से शीशे पे एक वाक्य अपने आप लिखा हुआ सामने आ गया और वो वाक्य था, मेरी संगीता से दूर रहना वरना जान से मार दूंगा। और तभी अचानक से दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने नॉक किया। सौरभ ने आराम से दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि संगीता हाथ में एक डंडे को लेकर खड़ी थी। और सौरभ ने संगीता से कहा कि अरे क्या हो गया है, तुम ये हाथ में डंडा लेके क्या कर रही हो? और फिर संगीता ने सौरभ को देखा और उसने डंडे को नीचे फेंक दिया और फिर उसने कहा कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुम मेरे रूम में तो आते नहीं हो, तो शायद कोई चोर वगैरह आ गया, इसलिए मैं डर गई थी। सौरभ ने जब ये बात सुनी तो उसने हाँ में सर हिलाया और उस कमरे से चला गया। और जाते जाते उसने कहा कि सोने से पहले अपने बाथरूम के टैप्स को चेक कर लिया करो। एक टैप ओपन था, बंद करने के लिए मुझे आना पड़ा, आगे से ऐसा ना हो। संगीता ने हाँ में सर हिलाया। तभी सौरभ का ध्यान फिर से संगीता के शरीर पर गया और वो संगीता के पास आया। उसने देखा कि जख्म और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। सौरभ चाहता तो नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने संगीता की पूरी बॉडी को देखा तो पूरी बॉडी पे काफ़ी गहरे जख्म थे। और जब उसने गहरे जख्मों को देखा तब सौरभ ने संगीता से कहा कि अब ये जख्म भी मेरी वजह से हुए हैं। उस दिन के बाद से तो कोई नशा किया नहीं मैंने, तो अब ये जख्म कहाँ से आ गया?
जिसके जवाब में संगीता ने कहा कि उसे नहीं पता कि कैसे जख्म आ गए। सौरभ ने जब ये बात सुनी तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि सच सच बताओ, किसी और के साथ चक्कर है ना तुम्हारा? अरे माना कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है और किसी और के साथ शायद तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो। हाँ, कोई आशिक बना लिया। और जब संगीता ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। सौरभ ने जब संगीता को रोते हुए देखा तब उसने पूछा कि अब इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये जख्म कैसे लगे तुम्हारे शरीर पे? अगर कहीं हाथ पे थोड़ा बहुत लग जाता तो समझ सकता हूँ, डेली रूटीन की लाइफ में लग जाता है, ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे कैसे चोटें लग रही है तुम्हारी? कोई तो है जो तुम्हारी, शर्म आ रही है कहते हुए, कोई तो है जो तुम्हारे जिस्म के साथ खेल रहा है। संगीता ये सारी बातें सुनकर रो रही थी और रोते रोते तभी अचानक से वो एक अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी और उसने हंसते हुए बोला कि मैं खेल रहा हूं तेरी बीवी के शरीर के साथ, क्योंकि संगीता सिर्फ मेरी है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। और तभी अचानक से संगीता काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाई और वो रोने लगी। सौरभ ने पूछा, अरे क्या हो गया है, तुम क्या कह रही थी अभी? जिसके जवाब में संगीता सौरभ को देखकर और भी ज़ोरों से रोने लगी। सौरभ ने संगीता को जैसे तैसे शांत करवाया और उसे सोने के लिए कहा। सौरभ को लगा कि शायद मेंटली डिस्टर्ब है संगीता, और वो संगीता को सोने के लिए कहकर उसके कमरे से जाने लगा। लेकिन संगीता ने कहा कि मत जाओ, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी, मुझे डर लगता है। जब सौरभ ने यह बात सुनी तो उसने बेड से एक तकिया उठाया और ज़मीन पे रख के वहीं पर सोने लगा। सौरभ ज़मीन पे लेट तो गया था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसे गद्दे पे सोने की आदत थी, ज़मीन पे कभी सोया नहीं था। ज़मीन पे सोने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से सौरभ को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और संगीता ने भी इस बात को कुछ ही मिनटों में पता कर लिया। उसने सौरभ से कहा कि आप भी बेड पे आ जाओ। जब सौरभ ने ये बात सुनी तो उसने संगीता से कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, मैं यहीं ठीक हूँ, आ जाएगी कुछ देर में नींद, 1 घंटे या 2 घंटे में, जितना भी टाइम लगे, तुम सो जाओ। जिसके जवाब में संगीता ने कहा कि इतनी तकलीफ झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाओ बेड पे, कोई परेशानी नहीं है। और फिर सौरभ ने कहा कि तुम्हें परेशानी नहीं है, मुझे है, मैं नींद में हाथ पैर काफ़ी चलाता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो हमारे बीच। जिसके जवाब में संगीता ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस नीचे मत सो, ऊपर आ जाओ। सौरभ को भी नीचे सोने में परेशानी हो रही थी और वो बेड पर आ गया। उसने अपने और संगीता के बीच में एक तकिए को रख दिया और सोने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन नींद के चक्कर में सोते सोते उसका हाथ संगीता के ऊपर चला गया और संगीता ने जब ये देखा तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी अचानक से सौरभ के हाथ पे एक अलग सी जलन महसूस हुई। सौरभ दर्द से चिल्ला पड़ा और उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसका हाथ जल चुका था। संगीता ने जब सौरभ का जला हुआ हाथ देखा तो फिर वो भी चीख पड़ी। उन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सौरभ ने संगीता की तरफ देखा और उससे पूछा, अरे ये कैसे हो गया, मेरा हाथ कैसे जल गया, मैं तो सो रहा था ना। संगीता को भी कुछ भी समझ नहीं आया और संगीता भी रोने लगी। सौरभ का हाथ काफ़ी जला हुआ था और सौरभ को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था।
तभी संगीता वापस से हंसने लगी और उसी आवाज़ में संगीता ने कहा कि कहा था ना, मेरी संगीता को नहीं छूना, लेकिन तूने छुआ। मैंने तेरा हाथ ही जला दिया, लेकिन अगली बार सिर्फ हाथ नहीं, पूरा का पूरा जला के राख कर दूंगा। अगर मेरी संगीता को छुआ तो समझा ये सिर्फ मेरी है, मेरी। ये बोलते बोलते संगीता फिर से रोने लगी और जब वो होश में आई तो उसने रोते हुए सौरभ से कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। कभी कभी वो अपने आप बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रखी होती है पहले से। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर सौरभ ने एक बात बोली, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम मेरे साथ मत रहो, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। बहुत कुछ झेल लिया तुम्हारे साथ, अब नहीं। मेरा हाथ भी जल गया, तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। जब संगीता ने ये बात सुनी तब वो और भी फूट फूट कर रोने लगी और जब सौरभ ने संगीता को ऐसे रोते हुए देखा तो उसने संगीता से कहा कि तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम मुझसे प्यार थोड़ी करती हो। जिसके जवाब में संगीता ने रोते हुए ही हाँ में सर हिलाया कि वो प्यार करती है। सौरभ को यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और वो अपने कमरे में आकर सोने लगा। तभी अचानक से संगीता की काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई। सौरभ भागते हुए संगीता के कमरे में गया तो उसने देखा कि संगीता का हाथ कटा हुआ है। उसने अपनी नस को चाकू से काट लिया था और वो रो रही थी। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और जब सौरभ ने ये देखा तो वो संगीता के पास भागते हुए आया और उसने संगीता से कहा, अरे ये क्या कर लिया, ये पागल हो क्या तुम। और संगीता ने रोते हुए कहा कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो, तुम्हारे बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। जब सौरभ ने यह बात सुनी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया। उसने संगीता को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ ले गया। अपनी गाड़ी में बैठाकर वो हॉस्पिटल पहुंचा और संगीता का इलाज करवाया। संगीता के हाथों में पट्टी बांधी गई और जब संगीता होश में आई तो सौरभ उसके सामने खड़ा था और सौरभ ने संगीता से पूछा, ये बचकानी सी गिरी हुई हरकत किस लिए की तुमने। और फिर संगीता ने रोते हुए कहा कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। और फिर सौरभ ने कहा कि जब हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं, हमारे माँ बाप ने हम दोनों की शादी ज़बरदस्ती करवाई है, तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूँ, तो हमारे बीच प्यार जैसी चीज़ आ कैसे गई, तुम मुझसे प्यार कैसे करने लगी। फिर संगीता ने सौरभ को बताया कि जब उसने सौरभ को पहली बार देखा था तभी से वो को पसंद आ गया था और जैसे जैसे शादी हुई और दिन बीते तब वो पसंद ही प्यार में बदल गया। लेकिन एक कड़वा सच ये था कि शादी की रात जब संगीता ने दुल्हन के जोड़े को पहना हुआ था, जब संगीता दुल्हन की तरह सजी हुई थी, तब वो उसके घर के पास एक बहुत पुराना पेड़ था, वो उस पेड़ के पास चली गई। संगीता ने उस पेड़ के नीचे देखा था तो एक बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ था। संगीता शादी के जोड़े में थी लेकिन उस बिल्ली के बच्चे को देखकर वो रह नहीं पाई। वो उस बच्चे की मदद करने के लिए रात के समय उस पेड़ के नीचे चली गई और संगीता ने उस बच्चे की मदद करी और उस बच्चे को आज़ाद कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ही संगीता ने बताया कि उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया। उसने संगीता को धमकी दी कि अगर वो किसी और को प्यार करेगी या फिर उसके करीब जाएगी तो वो संगीता और उसे लड़की दोनों को मार देगा। सौरभ को ये बातें बचकानी लग रही थी और फिर
सौरभ को याद आई वो आवाज़ें और वो चीज़ें जो उसके साथ घटी थी। उसने शो में भी उस जिन को देखा था और वो डरावनी आवाज़ें भी सौरभ के साथ घटी थी। इसका मतलब हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। संगीता ने रोते हुए पूछा कि क्या अभी भी मेरे को तलाक दे दोगे? अगर हाँ तो मैं फिर से नस काट लूँगी, इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा बचेगा। जिसके जवाब में सौरभ ने कहा कि पैसा तो अभी भी बचा रहा हूँ, सरकारी अस्पताल में लेकर आया हूँ। संगीता ने आसपास देखा तो उसे पता चल गया कि सौरभ मजाक कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी एक अच्छे हॉस्पिटल में थी। सौरभ सोच में पड़ गया था कि क्या जो संगीता कह रही है वो सब सच है, क्योंकि अगर वो सच नहीं होता तो वो आवाज़ें, वो घटना, वो टीवी में उस जिन का आना, ये सब एक सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है। एक दिन रात के समय, उस दिन सौरभ की ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो रात के वक्त एक मॉल से सामान खरीद के घर की ओर वापस आ रहा था। तब बेसमेंट में जहाँ पार्किंग थी, गाड़ियाँ पार्क होती थी, तो वहाँ सौरभ ने ध्यान दिया कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। सौरभ ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तब उसने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या तकलीफ़ है तेरे को? काफ़ी देर से देख रहा हूँ पीछा कर रहा है। जिसके जवाब में उस आदमी ने सौरभ से कहा कि जान से मारना है तेरे को। और सौरभ ने जब ये बात सुनी तब उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि अबे पागल सौरभ, अबे मेरा कॉलर पकड़ेगा, तू इतना बड़ा हो गया। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने उस आदमी से कहा कि क्या बकवास कर रहा है, कौन है तू? जिसके जवाब में, अबे मैं तेरा दोस्त ऋतिक, भूल गया क्या मेरे को? अबे अपन 6th क्लास से लेकर 12th तक साथ में पढ़े थे। हाँ, फिर मैं किसी और स्टेट में चला गया था, भूल गया क्या? और फिर जब ये बात सौरभ ने सुनी तो उसने ऋतिक को गले से लगा लिया और उसने कहा कि अबे भाई ऋतिक तू, अरे भाई यार तू कहाँ था इतने दिनों से? अरे यार तुझे तो ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें थक गई। फेसबुक पे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं जिसकी फ्रेंड लिस्ट में मैंने तुझे ना ढूंढा हो। जिसके जवाब में ऋतिक हंसने लगा और उसने हंसते हुए पूछा कि और बता क्या चल रहा है, शादी वगैरह हुई कि नहीं, कितने बच्चे हो गए? और फिर सौरभ का मुंह उतर गया और उसने ऋतिक से सारी बातें बताई। और ऋतिक ने कहा कि चल मुझे अपने घर ले चल, मैं देखता हूँ। सौरभ ऋतिक को अपने घर ले गया और उसने अपना घर ऋतिक को दिखाया। ऋतिक जब उस घर में घुसा तब वहाँ की जो चीज़ें थी वो हिलने लगी। जब ऋतिक ने ये नज़ारा देखा तो वो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वहाँ पर संगीता आई और सौरभ ने कहा, ये देख, ये मेरी बीवी है, मेरी वाइफ संगीता। और संगीता ने ऋतिक को नमस्ते किया, जिसके जवाब में ऋतिक ने भी संगीता को नमस्ते किया। लेकिन ऋतिक संगीता को घूरने लगा और घूरते घूरते संगीता की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब सौरभ ने ऋतिक को ऐसे कदम बढ़ाते हुए देखा तब उसने ऋतिक से कहा कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया? जिसके जवाब में ऋतिक ने सौरभ को अपने साथ आने के लिए कहा और फिर सौरभ और ऋतिक अकेले में चले गए। ऋतिक ने सौरभ से कहा कि तेरे को पता भी है कि घर में हो क्या रहा है? कोई अजीब आवाज़ें सुनाई दी थी तेरे को? जिसके जवाब में सौरभ ने हाँ में सर हिलाया। और फिर ऋतिक ने पूछा, कुछ अजीब घटनाएं हुई थी? और फिर वापस से सौरभ ने हाँ में सर हिलाया। और फिर ऋतिक ने बताया कि तेरे घर में और तेरी बीवी पे जिन्नात का साया है। उसने तेरी बीवी पे कब्जा कर लिया है। तेरी बीवी में से एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, और वो तेरे घर में भी है, समझा? इसलिए तेरे साथ
अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। वो मिरर वाली हरकत, वो तेरी बीवी की अजीब सी बातें बोलने वाली हरकतें। और जब सौरभ ने यह बात सुनी, सौरभ का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने ऋतिक को इन सब चीज़ों के बारे में तो बताया ही नहीं। तो ऋतिक को कैसे पता चल गया? और फिर ऋतिक ने बताया कि जब वो 12th पास करके दूसरे स्टेट में गया था, तब उसने कई सारी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पता किया। कई गुरुओं के पास उसने शिक्षा ली और वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर बना जो कि बुरी शक्तियों से लड़ता है। सौरभ ने कहा, भाई तेरी बातें ठीक तो हैं, लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है यार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये भूत प्रेत जिन्नात वगैरह ये सच में होते हैं क्या? और फिर ऋतिक ने कहा कि अच्छा एक काम कर, अपनी बीवी के पास जा और उसे किस कर। और जब सौरभ ने ये बात सुनी तो सौरभ ने कहा कि अबे किस, पागल है क्या? हमारे बीच अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऋतिक ने जब ये सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया। हाँ, पास जाता होगा तो फिर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता होगा। और फिर सौरभ को हाथ जलने वाली बात याद आई, क्योंकि नींद में उसका हाथ संगीता के ऊपर चला गया था। ऋतिक ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, जाके किस कर, तेरी बीवी ही है, कोई पराई लड़की तो है थोड़ी है, जा किस कर। और सौरभ ने कहा, मैं तेरे सामने कैसे करूँ, अजीब लगता है। और ऋतिक ने कहा, अबे भाई यार कर कर, क्या अजीब लगता है, किसी करने को बोल रहा, तभी तो हकीकत बाहर आएगी। ना चाहते हुए भी सौरभ संगीता के पास गया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। वो किस करने के लिए जा ही रहा था, तभी संगीता 2 कदम पीछे हो गई। और संगीता ने कहा कि अपने दोस्त के सामने क्या कर रही हो? और फिर सौरभ ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस तू शांति से खड़ी रह। और वो वापस किस करने के लिए संगीता की तरफ उसने अपने चेहरे को बढ़ाया ही था, तभी अचानक से वहाँ का पूरा घर का सामान हिलने लगा और संगीता की आवाज़ बदल गई। और संगीता ने कहा कि लगता है तेरे को नर्क की आग में झुलसाना ही पड़ेगा। मेरी संगीता को पास आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने पिछली बार भी चेतावनी दी थी तुझे, मेरी बीवी मेरी संगीता के पास आने की हिम्मत मत करियो। लेकिन वापस से तूने वही गलती करी जिसकी सजा अब सिर्फ मौत है। मैं हूँ जिन्नात और मेरे से दुश्मनी लेने का अंजाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और ये कहकर संगीता काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। जब ऋतिक ने संगीता को ऐसे देखा तो सौरभ से कहा, अब यकीन हो गया? जिसके जवाब में सौरभ ने हाँ में सर हिलाया और उससे कहा कि अबे कुछ कर, मेरी संगीता को बचा। और फिर ऋतिक ने कुछ मंत्र पढ़े जिसकी वजह से वो घर हिलना शांत हो गया और संगीता वापस से ज़मीन पे आ गई। संगीता बेहोश हो गई थी। संगीता को सौरभ ने बेड पर लेटाया और फिर ऋतिक ने सौरभ से कहा कि कुछ बताया है संगीता ने इस बारे में कि कहीं कुछ ऐसा हुआ था, कहीं ऐसी जगह जहां नहीं जाना चाहिए था फिर भी वो गई, कुछ ऐसा? जिसके जवाब में सौरभ ने बताया कि शादी की रात वो शादी के जोड़े में थी और वो एक काफ़ी पुराने पेड़ के नीचे चली गई थी, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा जानवर फंस गया था, उसी को बचाने के लिए गई थी, ऐसा मुझे संगीता ने बताया। तब ऋतिक ने सौरभ से कहा कि उस पेड़ पे के पास जा और वहाँ पूजा करवा, वहाँ के किसी पंडित को उस पेड़ के नीचे बैठाकर हवन करवा और इस जिन्नात को वापस से उसी पेड़ के अंदर कैद कर। तेरी बीवी शादी के जोड़े में जब उस पेड़ के नीचे गई होगी तभी इस जिन्नात ने तेरी बीवी पे कब्जा कर लिया होगा। सौरभ ऐसी बातों पे विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। वो अपने ससुराल गया, उसने संगीता के माता पिता से ये सारी बातें बताई
तो उसके माता पिता ने अपने सर को पकड़ लिया और उसके माता पिता ने कहा कि अरे बेटा, मैंने तो मना किया हुआ था, तूने शादी का जोड़ा पहना है, अब मंडप में ही जाइयो। लेकिन कहाँ मानते हैं बच्चे आजकल। पता नहीं उस भूतिया पेड़ के नीचे चली गई थी, मेरे को लगा कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब तुम बता रहे हो। सौरभ ने उस गांव के सबसे बड़ी पंडित को लेकर उस पेड़ के नीचे एक हवन करवाया और जब हवन हो रहा था तब सौरभ ने देखा कि संगीता काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रही थी और रो रही थी। सौरभ वहाँ से उठने ही वाला था, तभी पंडित ने कहा, वहाँ मत जाओ, कुछ भी आवाज़ें आए, आवाज़ें आने दो, क्योंकि ये सिर्फ एक छलावा है। तुम अपनी बीवी को अपने घर पे छोड़ कर आए हो, तो तुम्हारी बीवी यहाँ कैसे आ जाएगी? इतना तो दिमाग लगाओ। ये सिर्फ छलावा है ताकि तुम हवन से उठ जाओ और वो जिन्नात बच जाए। काफ़ी घंटों के हवन के बाद उस पेड़ में से एक चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। और जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई तो पंडित ने हवन को रोक दिया और कहा, हवन कामयाब हुआ, वो जिन्नात वापस से इसी पेड़ में कैद हो गया। अब तुम और तुम्हारी बीवी बिल्कुल सुरक्षित है। हवन होने के बाद और कुछ देर ससुराल में गुजारने के बाद सौरभ वापस से अपने घर पहुंचा और उसने संगीता को देखा तो संगीता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो इतनी खुश थी जितना खुश सौरभ ने उसे आज तक नहीं देखा था। उन दोनों के बीच सारी दूरियां मिट गई और वो एक हो गए और 1 साल में ही उनका एक प्यारा सा बच्चा हुआ और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताने लगे।